हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो लीजिए फिर से एक बार आपका स्वागत है जी हमारी पीवाईक्यू सीरीज में फॉर अपकमिंग DSSP पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन। और आज इस सीरीज में कुछ और नए सवाल होंगे जिनको डिस्कस करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर के सवाल हैं जो पहले DSSP पीजीटी कॉमर्स में पूछे जा चुके हैं और आपको इस एग्जामिनेशन के लिए सॉल्व करना बेहद जरूरी है। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये नया सीरीज पसंद आ रहा है तो ये बात हम तक पहुंचाने का केवल एक ही तरीका है जी, वो है इस वीडियो को लाइक करके। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें पता लग जाएगा कि अभी कितनी मेहनत अभी हमें और करनी है, कितना आप लोगों के लिए और काम करना है इस सीरीज के अंदर। तो आइए फटाफट से अब इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एंड प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं जी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस की, तो अलग अलग पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए स्टडी क्लासेस के डिफरेंट कोर्सेज है जो कि अवेलेबल हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। आप इन सभी कोर्सेज की पूरी डिटेल ले सकते हैं, आप डेमो वगैरह देख सकते हैं, प्रीव्यू करके कोर्सेज को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। आप फुल कोर्सेज भी ले सकते हैं और अगर आपको केवल प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको स्टडी की ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अभी हमारे पास सवाल है, कैपिटल गियरिंग रेशो इज इक्वल टू कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी डिवाइडेड बाय। अब ये जो कैपिटल गियरिंग रेशो होती है, ये क्या डिनोट करता है कि आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट फंड से, जैसे आपके जो डिबेंचर वगैरह इशू आपने किए हुए हैं, जो लोन वगैरह हैं, उन पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना है। इनका इस्तेमाल करके आप अपनी इक्विटी की रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इसे गियरिंग का कंसेप्ट यहाँ पे बोला जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोला जाता है। तो अगर हम इस रेशो की बात करें तो इस रेशो में एक तरफ तो आपकी कॉमन स्टॉक होल्डर की इक्विटी है और नीचे आपके पास आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग फंड्स, जिसमें आपके डिबेंचर वगैरह फिक्स्ड इंटरेस्ट वाले जो फंड्स है वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। सवाल है जी अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टेली। It is very simple to use and operate. It is available only in desktop version. It can prepare complete operating reports. तो ध्यान रखिए, आपको पूछा गया नॉट ट्रू, तो गलत वाली स्टेटमेंट आपको पकड़नी है। सिंपल टू यूज एंड ऑपरेट, जिसे आता है उसके लिए तो सिंपल है, जिसे नहीं आता उसके लिए मुश्किल भी हो सकता है। अवेलेबल ओनली इन द डेस्कटॉप वर्जन। आप देखो, किसी भी स्टेटमेंट में ये ओनली वर्ड आ जाए ना तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। ओनली आने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल डेस्कटॉप मोड में अवेलेबल है। आज की डेट में तो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, मोबाइल में भी चला सकते हैं। तो ऐसा जो है ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स वगैरह सब बना लेगा वो। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी ओनली टू, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल है, विच रेशियो इंडिकेट्स द एफिशिएंसी इन यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। तो रेवेन्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका आपको कुछ संबंध पूछा जा रहा है। तो फटाफट से ऑप्शंस को अगर आप रीड करेंगे तो केवल हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ऐसा बचता है जो कैपिटल एम्प्लॉयड और सेल्स का रिलेशन की बात कर रहा है। तो इसी का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। बाकियों में तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड और रेवेन्यू का रिलेशन तो नहीं आ रहा है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें टोटल एसेट्स दे रखा है बट कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी नेट एसेट्स होती है, अगर आपको याद हो, मालूम हो। और इसीलिए ऑप्शन 1 ही हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। Every profit and loss account should be prepared as part of dash the Companies Act 2013। तो P&L अकाउंट बनाना है आपको, इसका फॉर्मेट आपको कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3 में मिलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। चलिए सवाल है, इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम ओपनिंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट माइनस, और क्या माइनस करें इसमें से। तो प्यारे दोस्तों, इसमें से हमारे पास एक चीज माइनस होनी रह गई है, विच इज गोइंग टू बी योर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, उसकी एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, तभी आपकी इक्वेशन यहाँ पे सही बनेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट इज। तो फिक्स्ड एसेट की बाइंग और सेलिंग ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, क्लियरली आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। और आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सीधा सीधा बन जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे सवाल है, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय आरबीआई फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा काम आरबीआई नहीं करेगा।
banker of government, custodian of foreign exchange reserves, नोट इशू, कंट्रोल ओवर स्टॉक एक्सचेंज। तो गवर्नमेंट का बैंकर भी है, फॉरेक्स रिजर्व का कस्टोडियन भी है, करेंसी नोट भी इशू करेगा, बट स्टॉक एक्सचेंज पे कंट्रोल तो सेबी का है, ना कि आरबीआई का। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा जी ऑप्शन नंबर 4 का। अगला सवाल, विच इज नॉट द बेसिक फीचर ऑफ प्राइमरी कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट आपकी दो तरीके की होती है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर्स इशू किए जाते हैं, आईपीओ वगैरह आते हैं। It creates liquidity for the investor. It is not the name of any particular place but the activity of bringing in new issues. ये तो बिल्कुल ठीक है। It has various methods of raising capital including offer for sale. तो आप अलग अलग तरीके से कैपिटल रेज करते हैं। कंपनीज आपकी आईपीओ लाती हैं या फिर किसी और चीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑफर फॉर सेल है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एफपीओ वगैरह। इट फैसिलिटेट्स इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हमने रीड किया था उसी में गड़बड़ है जी, क्योंकि देखो प्राइमरी मार्केट में आपकी जो कंपनीज है वो पहली बार अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में उतार देती हैं और फिर इनको लिक्विडिटी मिलती है सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंजेस में। स्टॉक एक्सचेंजेस में आप ये सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट इज द वन विच प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास सवाल है, इन कैश क्रेडिट अरेंजमेंट इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन। तो कैश क्रेडिट अरेंजमेंट जो हमारा सीसी लिमिट रहती है, तो अगर आप बैंक से ऐसी कोई लिमिट बनवाते हैं जी, तो उसके अंदर आपकी यहाँ पे एक लिमिट डिसाइड कर लेता है बैंक, और वो लिमिट जितनी आप यूटिलाइज करते हैं उसके हिसाब से आपकी इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बन जाती है। जैसे बैंक ने आपको 10 लाख की लिमिट बना दी, बट 10 लाख में से आपने केवल 4 लाख की लिमिट ही यूज यहाँ पे करी है, तो आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो केवल 4 लाख पे करना है, आपको 10 लाख पे नहीं करना, क्योंकि आपने जो लिमिट है उसमें से यूज केवल 4 लाख ही यहाँ पे किया था। आपको अलाउ बैंक ने किया हुआ था कि आप यूज कर सकते हो, बट आपने जितना यूज किया आप उसके अकॉर्डिंग ही बैंक को इंटरेस्ट यहाँ पे करेंगे। तो इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी चार्ज्ड ओनली ऑन द अमाउंट विड्रॉन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल बहुत ही सीधा, बहुत ही आसान। व्हाट डज सेबी स्टैंड फॉर। सेबी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा रही है जी, ये तो बहुत इजी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ आपको इसके और भी बातें पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए 1988 में बना था, 1992 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके हेडक्वार्टर क्या है, इसके चेयरमैन कौन है, ये सारी बातें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे बन गया फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेशंस डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी कॉर्पोरेशंस की कैटेगरी में आता है, रजिस्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी या फिर स्टैट्यूटरी कंपनी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे पास जो है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी कंपनी। इसको अपने एक स्टैट्यूट, अपने अलग से कानून के अंदर स्थापित किया गया, एस्टेब्लिश किया गया 1935 में। कानून था हमारा आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी ट्रू है ये आपसे पूछा जा रहा है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एज वेल एज ट्रांसपोर्ट बिजनेस। तो कह रहे लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको किसी बिजनेस एक्टिविटी में नहीं चाहिए। अरे ये तो सरासर झूठ है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपको बिजनेस एक्टिविटीज में चाहिए रहता है, तो ये बात तो गलत है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और मोर। अब देखो जी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के पीरियड को लेकर बोला जा रहा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस होगा वो 20 साल से ऊपर ही होगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपका ऐसा जरूरी नहीं है कि 20 साल से ऊपर जाएगा, हो सकता है 10 साल वाला भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपका हो जाए। अगर आप 10 साल का लोन ले रहे हैं तो वो भी एक लॉन्ग टर्म लोन ही है। तो स्टेटमेंट में गड़बड़ लग रही है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जो भी आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। आप ऐसा नहीं हो सकता कि लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट कर दें और उसके लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज करें, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पैसा तो शॉर्ट टर्म में ही चुकाना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आपको मिलने वाली है लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है, तो ये वाली ट्रू हो सकती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी विड्रॉन एट शॉर्ट नोटिस, नहीं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को आप शॉर्ट नोटिस पे कैसे विड्रॉ कर लोगे। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को इतना इजी नहीं है वापस से विड्रॉ करना। तो इसीलिए 2 और 3 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट ज्यादा अप्रोप्रिएट बनता है आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मीटिंग इट्स टेम्परेरी डेफिसिट्स एंड फाइनेंसिंग द एक्सपेंडिचर इज नोन एज।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमारा जो आरबीआई है वो कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करता है? तो प्यारे दोस्तों वो इशू करता है टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल्स यहाँ पे इशू किए जाते हैं और करेक्ट आंसर हमारे पास इसीलिए बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर 4 का। चलिए तो अब अगला सवाल है विच ऑफ दीज आर दी मेथड्स ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू। तो आपने कैपिटल इशू करनी है तो उनके कौन से मेथड्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू, बिड एंड ऑफर। तो प्यारे दोस्तों अगर आपने कैपिटल इशू करनी है तो ऑफर फॉर सेल एक तरीका है, प्राइवेट प्लेसमेंट एक तरीका है, राइट्स इशू से भी आप शेयर्स इशू करते हो, बट बिड और ऑफर कोई तरीका नहीं है शेयर्स इशू करने का, कैपिटल रेज करने का। और इसीलिए करेक्ट आंसर में हमारे पास आएंगे ए बी सी, यानी कि ऑप्शन 3 आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अ रूपी अर्नड टुडे इज मोर वैल्यूएबल देट अर्निंग द सेम रूपी टुमारो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन द लैंग्वेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन्स दिस थ्योरी। तो आज आप 1 रुपया कमा लें उसकी वर्थ ज्यादा है रेदर देन आप वो पैसे आज से कुछ समय बाद कमाए, कल कमाए, परसों कमाए, आज पैसा मिल जाए वो बेहतर है, क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अगर अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको आज 100 रुपए पकड़ाऊं या 1 साल बाद 100 रुपए पकड़ाऊं, आप कहेंगे सर अभी पकड़ाइए, इसे इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल बाद ये 100 के 110 हो जाएंगे, बट 1 साल बाद 100 देंगे तो वो 100 ही रहेंगे। तो इसीलिए आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट है वो आपको कहता है कि रूपी अर्न टुडे ज्यादा वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट टुमारो। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। प्यारे दोस्तों ये था जी आज का हमारा डिस्कशन डी ट्रिपल एस पी के प्रीवियस ईयर के सवालों के ऊपर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।